गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 9th क्लास का जो अध्याय नंबर अपन ने पिछली क्लास में 6 शुरू किया था, अध्याय नंबर 6, जिसका नाम था आपके अध्याय नंबर 6, जिसका नाम था आपके अध्याय नंबर 6, जिसका नाम था आपके उत्तक। ये अपन ने शुरू किया था टिश्यू, उत्तक के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसके अंदर अपन ने उत्तक की कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था कि उत्तक होता क्या है। टिश्यू शब्द आप पहली बार सुन रहे हैं, तो ये होता क्या है, इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे आपके कि टिश्यू होता क्या है। इसके बारे में अपन ने शुरू किया था। सिंपल सी बात थी कि टिश्यू क्या होते हैं। तो कल अपन ने बात की, पिछले चैप्टर में अपन ने जीवन की मौलिक इकाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो अपन ने पढ़ा था, अध्याय नंबर 5, उसके अंदर अपन ने कोशिका के बारे में पढ़ा, है ना, सेल के बारे में पढ़ा कि कोशिका क्या होती है। इसके संदर्भ में अपन ने बात की। तो कोशिका के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि कोशिका के अंदर क्या होते हैं, केंद्रक होता है, कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रदेवी जालिका है, गोल्जी बॉडी है, इसके अलावा आपके लाइसोसोम है, राइबोसोम है, प्लास्टिड है ना, रिक्तिकाएँ हैं। ये सभी पादप अंग पाए जाते हैं, कोशिका के अंग हैं, है ना। उसके अंदर पादप कोशिका और जंतु कोशिका का डायग्राम बनाकर भी बताया मैंने आपको कि कौन कौन से अंग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका क्या क्या कार्य है, इनके बारे में। और कोशिका के खोजकर्ता कौन है, ये तो बताइए सभी को। क्या नाम है कोशिका के खोजकर्ता का? रॉबर्ट हुक। कब की थी कोशिका की खोज इन्होंने? 1665 में, ठीक है ना। 1665 में की थी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने तो मृत कोशिका की खोज की, लेकिन एक और वैज्ञानिक हुए थे, एंटोनी ल्यूवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे, जिन्होंने किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी, है ना, जीवित कोशिका की खोज की थी। ये दोनों भी ध्यान रखना है। सिर्फ कोशिका का खोजकर्ता पूछा जाता था, रॉबर्ट हुक बताना है। जीवित कोशिका के खोजकर्ता पूछा जाता तब एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक नाम बताना आपको, ठीक है ना। और केंद्रक के खोजकर्ता कौन थे? कोशिका के अंदर पाया जाता है ना, कोशिका के 3 पार्ट होते हैं। ये अपन ने बात की पहले कि कोशिका के 3 भाग होते हैं। एक तो अपन जिसको अपन कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली, एक ही बात है दोनों। कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं इसको। इसके अलावा अपन ने एक होता है, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। किसके अंदर? कोशिका का जो मस्तिष्क कह सकते हैं उसको, केंद्रक न्यूक्लियस, जो क्या करता है, कोशिका को नियंत्रित करता है। और उसके अलावा अपन ने पढ़ा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है ना। कोशिका द्रव्य के अंदर बात की अपन ने, कोशिका अंगक होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है ना, ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन ने बात की। और अब अपन बात करें, ये तो अपने पिछले चैप्टर में बात हो चुकी है। आज अपन को पढ़ना है उत्तक, है ना। पिछली क्लास में मैंने बात की आपको उत्तक क्या होते हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या होते हैं, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। उत्तक की सामान्य परिभाषा, एक लाइन परिभाषा कहें तो अपन कोशिकाओं का समूह, वो क्या है आपके? उत्तक है। वन लाइनर परिभाषा की बात करें तो कोशिकाओं के समूह को अपन उत्तक कहते हैं। और ये उत्तक क्या होते हैं? उत्तक क्या होते हैं आपके? प्रत्येक इनका विशिष्ट कार्य होता है कि ये कोशिका के अंदर क्या करते हैं, प्रत्येक जो आपके शरीर के अंदर है कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो अब अपन उत्तक के बारे में, जो उत्तक क्या है, अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग शरीर में उत्तकों का अलग अलग कार्य है, ठीक है। तो अब अपन उत्तक मिटा दूँ ये चीज़ें। तो देखो, अब बात करें अपन आगे इसके उत्तक के बारे में। तो उत्तक क्या होते हैं? तो उत्तक क्या होते हैं, पादप और जंतुओं में अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं ना। पादप एवं जंतुओं में अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। तो पादपों और जंतुओं में इनकी वृद्धि क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। ये तो मैंने बता ही दिया। कोशिका के क्या होते हैं, कोशिकाओं के समूह को उत्तक, उत्तक के समूह को अंग, अंग के समूह को तंत्र, तंत्र के समूह को अपन क्या कहते हैं? तंत्रों के समूह को अपन कहते हैं आपके शरीर, बॉडी बनती है अपने तंत्रों के समूह से। तो अपन ने बात की। अब क्या होते हैं, उत्तक होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं। उत्तक कार्य क्या करते हैं, ये क्या कोशिकाओं के समूह मिलकर बनता है उत्तक। और ये उत्तक क्या होते हैं, 2 प्रकार से, जैसे पादपों में उत्तक अलग प्रकार के होते हैं और जंतुओं में। तो उत्तक को अपन पढ़ने के हिसाब से 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे अपन। एक तो सबसे पहले
पादप उत्तक, है ना, पादप उत्तक। दूसरा अपन पढ़ेंगे इसके अंदर जंतु उत्तक। आई बात समझ में? पादप उत्तक और जंतु उत्तक दोनों में अलग अलग प्रकार से पढ़ाएंगे, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, ठीक है ना। पादप उत्तक और जंतु उत्तक, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो पादप उत्तक के अंदर अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे, पादप उत्तक को भी दो प्रकार से बांट में पढ़ेंगे। पहला होता है आपके विभज्योतक, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक विभज्योतक, और इसको दूसरा होता है आपके स्थायी उत्तक। क्या होता है? स्थायी उत्तक। पहला तो होता है आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा आपकी स्थायी उत्तक मतलब परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अपन 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अपन 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है ना। शीर्षस्थ, है ना, अंतर्विष्ट और पार्श्व, ये 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं अपन। और स्थायी उत्तक को अपन 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं आपके। एक तो आपके होता है सरल उत्तक, क्या होते हैं, एक तो सरल उत्तक, और दूसरा होता है आपके क्या होता है, जटिल उत्तक। सरल उत्तक और जटिल उत्तक, इनको अपन ऐसे बांटते हैं। इसको अपन शीर्षस्थ, दूसरा होता है आपके शीर्षस्थ के अलावा अंतर्विष्ट, और तीसरा होता है आपके पार्श्व। ये 3 भाग होते हैं इसके विभोजित उत्तक के। और स्थायी उत्तक 2 प्रकार का, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक के अंदर अपन पढ़ेंगे 3 प्रकार के, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जटिल उत्तक फ्लोएम एवं जाइलम, इनके बारे में बात करेंगे अपन। ये तो हो गए आपके पादप उत्तक की बात। अब इसके अलावा अपन जंतु उत्तक के अंदर भी पढ़ेंगे। तो जंतुओं के अंदर भी उत्तक क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, जैसे जंतु उत्तक को मैं आपके भागों में बांटूँ तो सबसे पहले आपके एपिथेलियल, क्या है, एपिथेलियल उत्तक, मतलब जो त्वचा वाले, एपिथेलियमी उत्तक। इसके अलावा और बात करें अपन तो इसके अंदर जंतु उत्तक के अंदर आपके एपिथेलियली उत्तक हो गया। इसके अलावा आपकी बात करेंगे अपन संयोजी उत्तक के बारे में। क्या है? संयोजी उत्तक, ठीक है। संयोजी उत्तक पढ़ेंगे अपन। इसके अलावा और अपन बात करेंगे इसके अंदर आपके जो पेशीय उत्तक, जंतुओं के अंदर क्या है, पेशीय उत्तक, जो पेशियों में पाए जाने वाले हैं, पेशीय उत्तक। इसके अलावा और बात करेंगे अपन इसके अंदर चैप्टर के अंदर आपके तंत्रिका उत्तक। क्या है? तंत्रिका उत्तक, ये किस प्रकार के होते हैं, इनके बारे में तंत्रिका कोशिका का डायग्राम बनाकर देखेंगे। तो इस प्रकार से ये उत्तकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे आपके इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर का पूरा सार बताया मैंने आपको कि अपन क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आई बात में सबसे पहले उत्तक को 2 भागों में बांटा अपन ने, पादप उत्तक और जंतु उत्तक, प्लांट टिश्यू, है ना, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। आई बात समझ, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। इसके बाद में प्लांट टिश्यू को 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे अपन, विभोजित उत्तक जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक, और स्थायी उत्तक को परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। फिर अपन ने विभजित उत्तक को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व। और स्थायी उत्तक को अपन 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। आगे बात समझ में। और जंतु उत्तक को अपन 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे अपन जंतुओं को। ये आपके क्लास 9th के अकॉर्डिंग क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आई बात समझ, 9th क्लास की साइंस है, इसके कारण आपके लेवल के हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन ये आपके एनसीईआरटी सिलेबस है, इसके अंदर क्या है, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। लेकिन पिछले साल आरबीएसई सिलेबस था तो उसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा डीप में दिया हुआ था टिश्यू, ठीक है ना। 11th-12th में जैसे होता है वैसे दिया हुआ था। तो अपन इसके अंदर आपके जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, पादप उत्तक और जंतु उत्तक के बारे में। तो जंतु उत्तक 4 प्रकार के पढ़ेंगे अपन, एपिथेलियली उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। आगे बात समझ में। और पादप उत्तक ये 2 प्रकार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उत्तक पादप उत्तक पढ़ेंगे, फिर जंतु उत्तक। तो अपन हेडिंग लगाते हैं पादप उत्तक। आगे बात समझ, बेटा तो ये चीज़ बना ली सभी ने। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे आपके जंतुओं के अंदर पादप उत्तक और जंतु उत्तक के अंदर क्या होते हैं, ये उत्तक कार्य क्या करते हैं, ठीक है ना।
तो पादपों में क्या होता है, उत्तकों का कार्य। देखो अगर मैं पादप उत्तक की बात करूं तो सबसे पहले मतलब उत्तकों के अंदर अपन पादप के अंदर क्या पढ़ेंगे, तो पादप उत्तक के अंदर अपन बात करेंगे, और जंतु उत्तक दोनों में अंतर की बात करूं मैं आपके, जंतु उत्तक है ना। पादप उत्तक और जंतु उत्तक के अंदर अपन अंतर की बात करें तो पादप उत्तक के अंदर तो क्या होते हैं, इनका कार्य होता है, पौधे क्या होते हैं, गतिमान नहीं होते हैं, पौधे जलते थोड़ी हैं, पौधे तो क्या होते हैं, एक जगह पर स्थिर रहते हैं। तो पादप तो क्या रहते हैं, आपके पौधे स्थिर रहते हैं। आई बात समझ में। तो पौधों के अंदर उत्तक होंगे, वो क्या करेंगे, पादप को स्थिर खड़ा रखने में जिम्मेदारी करेंगे, लेकिन पौधे तो क्या है आपकी बात करें स्थिर होते हैं। आई बात समझ में। लेकिन जंतुओं में क्या होते हैं, जंतु क्या करते हैं, आपके गतिमान होते हैं। जंतु क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर विचरण करते हैं, इधर उधर क्या होते हैं, भोजन की तलाश में या आश्चर्य की तलाश में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। अपन जैसे घर से यहाँ पे आए हैं, स्कूल आते हैं, स्कूल से वापस घर जाते हैं, है ना, घर से अपन भोजन करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, है ना, पढ़ाई करते हैं। तो ये सब क्या आपने, तो जंतुओं में तो क्या होते हैं, जंतु गतिमान होते हैं। यही बात समझ, जंतु क्या होते हैं आपके, गतिमान होते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं पादप उत्तक तो आपके स्थिर होते हैं, जंतु उत्तक क्या होते हैं, आपके गतिमान होते हैं। आगे बात समझ में। और जो उत्तकों का कार्य होगा पादपों में क्या कर देंगे, वो पादप के अंदर तो ये उत्तक क्या करेंगे, पौधों को क्या करेंगे, आपके सहारा प्रदान करेंगे। सहारा का मतलब क्या हो गया आपके, उसको जैसे ये पादप है कोई, जैसे ये पादप है, इसको क्या करेंगे, वो सीधा खड़ा रखने में कौन जिम्मेदार है आपके, ये उत्तक होते हैं। पादप जो भोजन बनाता है वो भोजन को क्या करेंगे, वो पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना है। या जैसे अपन पादप के अंदर जल होता है, वो कहाँ डालते हैं अपन पादप के अंदर, जड़ों में ही डालते हैं, लेकिन वो जल कैसे पहुंच जाता है, पत्तियों तक कैसे पहुंच जाता है, क्या होता है पादप के अंदर। कल भी बात की मैंने इसके बारे में कि पादप के अंदर अपन पानी देते हैं, जब पौधे के अंदर अपन पानी देंगे तो वो पानी किसके देंगे, अंदर जड़ों में देंगे। आई बात समझ में। पादप के अंदर अपन पानी जड़ों में देंगे, और वो जड़ों से पादप के अंदर क्या कहाँ जाएगा, वो पत्तियों तक कैसे पहुँचता है, ये अपने अंदर पादप के अंदर क्या होते हैं, जो फ्लोएम एवं जाइलम उत्तक होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं पादप के विभिन्न भागों तक जल को, खनिज पदार्थों को, पोषक पदार्थों को पहुंचाने के लिए। तो ये भी, इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे आगे। तो उत्तक क्या करते हैं, पौधों को सहारा प्रदान करते हैं पौधों के अंदर। लेकिन जंतुओं में क्या करते हैं, ये इनको ऊर्जा देते हैं। पौधों को क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि वो घूमते फिरते नहीं है। अपन क्या करते हैं, पैदल चलते हैं, तो अपन की एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है। पादप तो कहीं जाता नहीं है, ऐसा तो नहीं कि उसको कहीं दूसरी जगह पर भोजन मिल रहा है तो वो वहाँ से चल कर दूसरी जगह पर चले जाता है, फिर वह वापस अपनी जगह पर आ जाता है, ऐसा होता नहीं है पादप के अंदर। तो पादप तो क्या होता है, अपनी जगह पर स्थिर है। आई बात समझ में। तो जंतुओं के अंदर तो क्या करते हैं, जंतु गतिमान होते हैं, तो जंतुओं को गतिशीलता के कारण उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जंतुओं को क्या होती है, क्या करते हैं, जंतु विचरण करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, ये जंतु जंतुओं में पादपों की अपेक्षा क्या होती है, पादपों की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में। जंतुओं में क्या होती है, पादपों की अपेक्षा ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि जैसे जंतु हैं तो वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। जैसे अपन कभी उपवास रख लेते हैं या भोजन नहीं करते हैं, तो अपन को क्या करते हैं, कोई वहाँ पे जाने का कहता है तो अपन क्या कहते हैं, थकान आ जाती है शरीर में, है ना। भोजन नहीं करेंगे तो अपन को क्या नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी। और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो अपन एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए अपन को क्या हो जी, थकान हो जाएगी, शरीर के अंदर बॉडी कमज़ोर होने लग जाएगी। तो पादपों के लिए तो क्या है, पादपों को क्या जी, पौधों को तो कम ऊर्जा की आवश्यकता, पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में। तो पौधों को क्या होती है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसकी तुलना में, जंतुओं की तुलना में। इसके अलावा पादप पौधों के अंदर क्या होती है, अधिकांश उत्तक क्या होते हैं, मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। आई बात समझ में। पौधों में अधिकांश उत्तक होते हैं, जो मतलब अधिकांश मतलब ज़्यादातर उत्तक, अधिकांश उत्तक
मृत कोशिकाओं से, मृत मतलब मरी हुई कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। अधिकांश उत्तक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। आई बात समझ में? तो क्या होता है, पौधों में जो अधिकांश उत्तक होते हैं वो क्या होते हैं, मृत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता। जंतुओं में जो उत्तक होते हैं वो क्या होते हैं, अधिकांश उत्तक क्या होते हैं, जंतुओं में अधिकांश उत्तक क्या होते हैं, जीवित होते हैं। क्योंकि अगर मृत हो जाएंगे तो जंतु भी क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, मृत होने लग जाएंगे। तो अधिकांश उत्तक, जंतुओं में अधिकांश उत्तक क्या हो जाएंगे आपके, अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। जंतुओं में अधिकांश उत्तक जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। जबकि पौधों में ऐसा नहीं होता है। पौधों में क्या होता है, अधिकांश उत्तक मृत होते हैं। आई बात समझ में? तो जंतुओं एवं पौधों के बीच उनकी वृद्धि में भी एक से भिन्नता होती है। जंतु क्या करते हैं, ये पादप के अंदर तो वृद्धि होती है जो क्या होती है, दो ही दिशाओं में होती है। जैसे ये कोई पादप बनाऊँ मैं आपके लिए समझने के लिए, अपन ये कोई पादप है मान लो, तो इस पादप के अंदर वृद्धि या तो इस दिशा में होगी, और जड़ों की वृद्धि किस तरफ होगी, जड़ों की वृद्धि तो होती है ऋणात्मक प्रकाशानुवृत्ति, और पौधों की जो ऊपरी तना वाला भाग है, प्रोर वाला भाग है, उसकी वृद्धि होती है प्रकाश की तरफ, है ना। मतलब धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, धनात्मक होती है प्रकाश की तरफ। जैसे सूर्य का प्रकाश ऊपर की तरफ होता है तो उसके अंदर धनात्मक प्रकाश की तरफ वृद्धि होती है, और जड़ों की वृद्धि ऋणात्मक होती है प्रकाश के। आई बात समझ में? लेकिन जंतुओं में वृद्धि तो क्या होती है, जंतुओं में ऐसा नहीं होता है ना। जंतुओं में अलग अलग प्रकार से होती है। विभाजन क्षमता क्या होती है, पौधों में वर्गीकरण किया जा सकता है विभाजन के आधार पर, और जंतुओं में भी अपन पढ़ेंगे उत्तकों के बारे में। आई बात समझें? तो मूलतः अपन का शरीर क्या होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और कोशिकाएं क्या होती है, उत्तक बनाती है। तो अपन पादप उत्तक और जंतु उत्तक के बारे में कुछ अंतर के बारे में बात की। पौधे क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, तो उत्तकों का क्या रहा, पौधों को सहारा प्रदान करना। जबकि जंतुओं में उत्तक क्या, जंतु क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। आई बात समझ? लेकिन सजीव दोनों ही है, पादप भी सजीव है और जंतु भी क्या है, सजीव है। अगर सजीव नहीं होंगे तो उनके अंदर कोई क्रिया ही नहीं होगी। आई बात। पादप शोषण के अंदर जैसे अपन देखते हैं, अपन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, अपन वापस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पादप ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से ये संतुलन का क्या होता है, क्रम चलता रहता है। क्या है, पादपों एवं जंतुओं में क्या होता है आपके, ये संतुलन का क्रम चलता रहता है कि जो पादप और जंतुओं में संतुलन किस प्रकार से होता है, इनके बारे में। तो अपन बात कर रहे थे आपके पादप एवं जंतु उत्तकों के बारे में। तो पादप उत्तक हो गए आपके और जंतु उत्तक हो गए, ठीक है। अब इसके आगे और बात करें अपन, तो अब अपन पादप उत्तक की शुरुआत करते हैं। आई बात समझ में? जंतु उत्तक बाद में पढ़ेंगे, पहले पादप उत्तक के बारे में पूरी डिटेल बात कर लेते हैं, फिर जंतु उत्तक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पादप उत्तक, तो हेडिंग लगाओ अब आप, पादप उत्तक। क्या लगाओगे, पादप उत्तक। मिटा दूँ ये तो, पादप उत्तक। अब अपन पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू, ठीक है। पादप उत्तक। अब पादप उत्तक के अंदर अपन ने बात की कि पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, बात कर ली थी अपन ने, है ना। कितने प्रकार के होते हैं, एक बार वापस बता दे रहा हूँ मैं आपको। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपके विभज्योतक, है ना, और दूसरा होता है आपके स्थायी उत्तक, ठीक है ना। तो अपन अब पादप उत्तक के अंदर पढ़ेंगे, तो एक बार वापस मैं वो बता रहा हूँ। पहले बता दिया था मैंने पूरा उत्तकों के वर्गीकरण के समय, है ना। तो पहला तो होता है आपके विभज्योतक, इंग्लिश में कहते हैं इसको मेरिस्टेमेटिक, और ये परमानेंट, है ना। तो विभज्योतक उत्तक को अपन तीन भागों में और बांट कर पढ़ेंगे। पहला होता है इसका शीर्षस्थ, मतलब जो पादप के शीर्ष भाग में विभाजन होता है वो विभाजन क्या, शीर्षस्थ विभाजन, ठीक है। दूसरा आपके अंतर्विष्ट, मतलब पादप के अंतरी भाग, जो पर्व संधि वाला भाग जहाँ से नई शाखा निकलती है, तो वो क्या कहलाता है आपके अंतर्विष्ट विभज्योतक, है ना, अंतर्विष्ट, ठीक है। और तीसरा अपन पढ़ेंगे इसके अंदर पार्श्व,
आई बात समझे। तो ये आपके 3 प्रकार से अपन इस विभज्यतक के अंदर पढ़ेंगे। और स्थायी उत्तक के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, 2 प्रकार से बांट कर पढ़ेंगे स्थायी उत्तक को। पहला होगा आपके सरल स्थायी उत्तक, आई बात समझ, सरल स्थायी उत्तक। दूसरा पढ़ेंगे अपन जटिल स्थायी उत्तक। आगे बात समझ, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। तो ये आपके पादप के अंदर इस चैप्टर में अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या होते हैं, विभज्यतक क्या है, स्थायी उत्तक क्या है, सरल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक क्या होता है। ठीक है, ये बना लिया आपने, ठीक है ना। अब अपन सबसे पहले 1 नंबर लगा के लिखते हैं विभज्यतक। एक नंबर लगाओ आप। विभज्यतक। अब विभज्यतक क्या होता है इसके बारे में बात करें अपन तो विभज्यतक उत्तक, इसके अंदर क्या होता है, पौधों के निश्चित क्षेत्रों में वृद्धि होती है। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। ऐसा विभाजित उत्तकों के उन भागों में पाए जाने वाले के कारण होता है। ऐसे उत्तकों को अपन विभज्यतक उत्तक भी कह सकते हैं। यही बात समझ में। तो विभज्यतक उत्तक क्या होता है, जैसे मैं बात करूं आपके, तो विभज्यतक उत्तक के बारे में तो पहले आप 2 लाइन लिखें इसके अंदर। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्या होता है, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। मतलब सब जगह नहीं होती है, निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजन उत्तकों के उन भागों में, ऐसा विभाजन उत्तकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसा विभाजन उन उत्तकों के कारण होता है। ऐसे उत्तकों को अपन क्या कहते हैं, ऐसे उत्तकों को विभज्यतक कहा जाता है। ऐसे उत्तकों को विभज्यतक भी कहा जाता है। आई बात समझ में। तो ये आप लिख लें कि विभज्यतक क्या है, पादप के अंदर विभाजन कुछ निश्चित जगह पर होता है। और ये विभाजन किसके कारण होता है, आपके उत्तकों के कारण होता है विभाजन। आई बात समझ में। जैसे सब जगह से पादप के अंदर वृद्धि नहीं होती है, जैसे कहीं पर कहाँ पर होती है पादप के अंदर वृद्धि, जैसे उसके अंदर शीर्षस्थ भाग है, उसकी पत्तियों के अंदर वाले भाग के अंदर दूसरी वृद्धि होती है, तो वो उसके पर्व संधि, मतलब उसके अंदर, जैसे ये कोई पादप है, मैं बात करूँ आपके लिए, कोई छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ये कोई एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ से कुछ पादप के अंदर शाखा निकलती है, एक बात समझे, फिर इस शाखा से क्या होते हैं, पत्तियाँ बनती है। फिर अपन जैसे और बात करें तो इसके अंदर इस प्रकार से पत्तियाँ बनती है ये, और जैसे यहाँ पे शाखा निकलती है। आई बात समझ, ये जड़, ये इसके नीचे जड़ें होती है। तो इस प्रकार से अपन बात करें तो पादप के अंदर वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित जगह पर होती है। जैसे ये तो वृद्धि होगी, तो जैसे यहाँ से तो वृद्धि होती नहीं है, तो ये क्या है, या तो ये इसके शीर्ष वाले भाग के अंदर है ना, तो यहाँ पर होता है शीर्षस्थ विभाजन विभज्यतक उत्तक का। यहाँ पर जैसे कोई पर्व संधि निकल रही है ना, तो यहाँ से जैसे कोई तना की शाखा निकल रही है, तो वो यहाँ से निकल रही है, तो ये क्या वृद्धि क्या कहलाती है, आपके विभज्यतक के अंदर अंतर्विष्ट वृद्धि। और कुछ जो जड़ों के अंदर होती है वो आपके पार्श्व वृद्धि कहलाती है। तो इस प्रकार से विभज्यतक के अंदर क्या होता है, आपके अलग अलग प्रकार से वृद्धि होती है, जिनके बारे में अपन चर्चा करें तो जो खड़ी जो जगह हैं पादप के अंदर अलग अलग जगह से अलग अलग वृद्धि होती है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और तो विभज्यतक उत्तक क्या होता है, आपके पादप के अंदर, पादप उत्तकों के अंदर विभाजन होने की क्रिया। विभज्यतक को 3 भागों में, तो पादप में वृद्धि क्या होती है, निश्चित जगह पर होती है,
वो निश्चित जगह कहाँ है, वो विभाजन किसके कारण होता है, उत्तकों के कारण होता है। और ये उत्तकों के अंदर विभाजित उत्तक को 3 भागों में बांटकर अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे कि शीर्षस्थ विभाजन क्या होता है, अंतर्विष्ट विभाजन क्या होता है, और आपके जो शीर्षस्थ उत्तक कौन से, अंतर्विष्ट उत्तक और पार्श्व उत्तक कौन कौन से, इनके बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, पादप उत्तक के बारे में, विभाजित उत्तक अपन अगली क्लास में और पढ़ेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।